अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, खुशबाश होंगे, फिटफाट होंगे। तो आज के दिन हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस जो है इसको डिफ़ाइन करेंगे। ठीक है, हमने कोई भी एक सेट लिया है। ठीक है, कोई भी हमने एक सेट लिया है, इस पे फिर कोई ना कोई डिस्टेंस फंक्शन लेंगे। इस सेट और डिस्टेंस फंक्शन से जो अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बनेगा इसको हम डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहेंगे। डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहेंगे कब कब कहेंगे जब डी एक्स कोमा वाई का आंसर आए 1। कब? जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो। और डी एक्स कोमा वाई का आंसर आए 0 कब? जब एक्स इज इक्वल टू वाई हो। यानी कि दोनों को अगर मर्ज करके लिखूं तो इस तरह बनेगी कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर जो है वो 0 आता हो। कब? जब हमारे पास x इक्वल टू वाई है। और इसका आंसर 1 आता हो। कब? जब x नॉट इक्वल टू वाई है। इसको हम कहते हैं डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस। अब डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस कहते हैं तो इसका मतलब ये मीट्रिक स्पेस बनाती भी होगी। तो चलिए आइए मीट्रिक स्पेस का क्राइटेरिया, उसकी जो कंडीशंस हैं वो इस पर फुलफिल करवाते हैं। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रॉपर्टी, जिसको हम नाम देते हैं नॉन नेगेटिविटी। ठीक है, नॉन नेगेटिविटी। नॉन नेगेटिविटी में हमने प्रूव करना होता है कि डी एक्स कोमा वाई जो है ना, इसका आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहे। ठीक है, सबसे पहले देखें कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर क्या क्या आ सकता है। इसका आंसर 1 आता है और 1 आंसर ग्रेटर देन 0 है। कब आता है? जब एक्स नॉट इक्वल टू वाई हो। अब डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आता है और 0 0 के इक्वल है। कब 0 के इक्वल आता है? जब x इज इक्वल टू वाई हो। यानी कि 1 आंसर आता है वो ग्रेटर देन 0 है, 0 आंसर आ सकता है वो इक्वल टू 0 है। यानी कि इन दोनों की बिना पे हमने रिजल्ट निकाल लिया कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आता है। ठीक है, ये वाली चीज़। नेक्स्ट चले जी, सेकेंड नंबर पर हमारे पास प्रॉपर्टी आएगी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आएगा। कब? इफ़ एंड ओनली इफ़ एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, चलें जी डेफिनेशन पे चलें। बाय डेफिनेशन, डेफिनेशन हमें क्या कहती है? वो कहती है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर 0 आएगा। कब? जब हमारे पास एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू वाई होगा। जब इसका आंसर 0 आएगा कब? जब x इज इक्वल टू वाई होगा। और जब x इज इक्वल टू वाई होगा तो ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो ये हम सिर्फ और सिर्फ इस पे लिख लेंगे क्लियरली, ये हमें साफ नज़र आ रहा है, इसको प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाय डेफिनेशन ये वाली चीज़ है। ठीक है, बाय डेफिनेशन ये वाली चीज़ है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं, तीसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी हमारे पास आती है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। ठीक है, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कहती है कि डी एक्स कोमा वाई का आंसर इक्वल आना चाहिए डी वाई कोमा एक्स का। ठीक है, इसके इक्वल आना चाहिए। चलें जी इसको प्रूव कर लेते हैं। देखें कि डी एक्स कोमा वाई किसके इक्वल है। हमें पता है इसका आंसर 0 आता है। कब? जब x जो है वो इक्वल टू वाई आ जाए। और इसका आंसर आता है 1। कब? जब x नॉट इक्वल टू वाई हो। अब इसी चीज़ को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, 0 आंसर आता है कब? जब y इज इक्वल टू एक्स हो जाए। 1 आंसर आता है कब? जब y डज नॉट इक्वल टू एक्स। यानी कि इसी को थोड़ा सा उल्टा आगे फेर के हमने लिख दिया। तो जब x पहले था तो डी एक्स कोमा वाई था, अब y पहले है तो ये डी वाई कोमा एक्स बन जाएगा। तो हमारा साबित हो गया क्या कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो इक्वल है डी वाई कोमा एक्स के। और यही चीज़ तो हमने साबित करवानी थी। तीसरी फोर्थ वन प्रॉपर्टी पे आ जाए, जिसको हम ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का नाम देते हैं। ठीक है, ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी का नाम देते हैं हम इसको। और इसमें क्या साबित करवाना होता है कि डी एक्स कोमा वाई जो है ये लेस देन और इक्वल टू होगा डी एक्स कोमा जी और प्लस डी जी कोमा वाई। ठीक है, ये वाली चीज़ हमने साबित करवानी है। तो पहले एज अ रफ अमल मैं यहाँ पे इनकी वैल्यूज़ लिख लेता हूँ। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी? इसका आंसर आएगा 1। कब? जब x नॉट इक्वल टू वाई होगा। और इसका आंसर आएगा 0 जब x इक्वल टू वाई होगा। इसकी बात करें तो इसका आंसर आएगा 1। कब? जब x नॉट इक्वल टू जी होगा। और इसका आंसर आएगा 0 कब? जब x इक्वल टू जी होगा। अब इसकी बात कर लें तो इसका आंसर आएगा 1 कब? जब z डज नॉट इक्वल टू वाई होगा। और इसका आंसर आएगा 0 कब? जब z इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, अब हमने क्या साबित करवाना है? हमने साबित ये करवाना है, हमने प्रूव ये करवाना है, हम ये प्रूव करवाने की कोशिश में है क्या
कि डी एक्स कोमा वाई जो है वो लेस देन आर इक्वल टू रहेगा, तो मैं फ़िलहाल ऐसे ही लिखा रहने देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ डी एक्स कोमा जी, और यहाँ पे लिख लेता हूँ डी जी कोमा वाई। ठीक है, डी जी कोमा वाई। अब इन तमाम की ना सारी पॉसिबिलिटीज़ मैं लिख लेता हूँ, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ बनने लगी हैं। ये मैं आल पॉसिबिलिटीज़ लिखने लगा हूँ। कौन सी आल पॉसिबिलिटीज़? अब डी एक्स कोमा वाई का आंसर 1 आ सकता है, 0 भी आ सकता है। फिलहाल मैं 1 वाले को लेकर चलता हूँ। इसका आंसर भी 1 आया है, हो इसका भी आंसर 1, इसका भी आंसर 1 आ सकता है। इसका आंसर 1 आ जाए, यानी कि देखें ना, इसका आंसर 1, इसका भी 1 और इसका भी 1। फिर मैं कौन सा करूँगा, इसका आंसर 1, इसका 1, इसका 0 आ जाए, यानी कि इसका भी 1, इसका भी 1, इसका 0। फिर इसका 1, इसका 0, इसका 1, 1 0 1, इसका 1, इसका 0, इसका भी 0, यानी कि ये वाली इस तरह पॉसिबिलिटीज आने लगी है। ठीक है, ये अब मैं रिमूव कर देता हूँ क्योंकि वो ऊपर से जो लिखा है वो साफ ही लिखा रहे ना। ठीक हो गया, यानी कि अब मैं लिखने लगा हूँ 1 1 0, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 1, और यहाँ पे आ जाएगा 1 0 और 0। अब ये 1 के साथ 4 पॉसिबिलिटीज़, अब 0 के साथ 4 पॉसिबिलिटीज़, 0 1 1, ठीक है, और 0 1 0, और 0 0 1, और 0 0 और 0। ठीक है, ये सारी पॉसिबिलिटीज़ आ गई। ये टोटल पॉसिबिलिटीज़ लिखी गई हैं। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा गौर कर ले, ये 1 आंसर कब आएगा, जब x नॉट इक्वल टू वाई होगा। ठीक है, ये वाले देखे ना कि 1 आंसर कब आता था, जब x नॉट इक्वल टू वाई होता था। तो जब x नॉट इक्वल टू वाई उस वक्त ये आंसर आया, जब x नॉट इक्वल टू वाई उस वक्त ये आंसर आया, जब x नॉट इक्वल टू वाई उस वक्त ये आंसर आया, जब x नॉट इक्वल टू वाई उस वक्त ये आंसर आया। 0 आंसर कब आएगा, जब x इज इक्वल टू वाई। 0 आंसर उस वक्त जब x इज इक्वल टू वाई। 0 आंसर उस वक्त x इज इक्वल टू वाई। 0 आंसर उस वक्त x इक्वल टू वाई। इसी तरह 1 आंसर कब, जब x नॉट इक्वल टू जी। 1 आंसर कब, x नॉट इक्वल टू जी। 0 कब होगा, जब बराबर होंगे। ठीक है, 0 तो उसी वक्त ही होगा ना, बराबर होंगे। और नॉट इक्वल टू के केस में 1, नॉट इक्वल टू के केस में 1, और इक्वल टू के केस में 0, और इक्वल टू के केस में 0। अब इस पे चलते हैं। अब z जो है, अगर नॉट इक्वल टू वाई हो तो 1, इक्वल टू आ जाए तो 0, नॉट इक्वल टू हो तो 1, इक्वल टू आ जाए तो 0, नॉट इक्वल टू हो तो 1 और इक्वल टू आ जाए तो 0, और नॉट इक्वल टू हो तो 1 और इक्वल टू आ जाए तो 0। ये वाली यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे देखें, क्या इनके दरमियान ना हम साइन लगाते हैं। साइन क्या, इनको हमने प्लस करना है और यहाँ पे ये वाली चीज़ हमने साबित करनी है। ठीक है, यही साबित करनी है ना। चलें जी, साइन लगाते हैं। मैं पहले इनके दरमियान ऐड लगा देता हूँ, एडिशन। ठीक है, इनको ऐड करेंगे, फिर दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे ना, ये वाला। अब 1 + 1 कितना होता है, 1 + 1 आंसर 2 होता है, और ये 1 है, तो 2 ग्रेटर देन होता है 1 से, और 1 छोटा होता है 2 से, ये साइन आ गया। अब 1 + 0 1, और ये कितना है 1, तो 1 बराबर होता है 1 के। अब 0 + 1 1, और ये कितना है 1 है, तो 1 बराबर होता है 1 के। अब ये 1 है और 0 + 0 आंसर 0, आंसर 0, तो यानी कि ये 1 है और इसका आंसर 0 आया है, तो 1 बड़ा होता है। ठीक है, अब ये 0, ये 1 और ये 1, 1 + 1 2, और 0 छोटा होता है 2 से। अब ये यहाँ पे 0 है, और 1 + 0 1, तो 0 छोटा होता है 1 से। ये 0 और ये 0 + 1, तो यानी कि 0 छोटा होता है 1 से। अब ये 0, ये भी 0, ये भी 0, तो यहाँ पे आ गया 0। ठीक है, ये 0 इक्वल होता है 0 के। अब देखें, हमने क्या प्रूव करना था, हमने लेस देन आर इक्वल टू, ये वाली चीज़ प्रूव करनी थी। लेस देन आर इक्वल टू, देखें इसमें भी लेस देन आर है, ये ठीक, इसमें इक्वल टू आर है, ठीक, इक्वल, ठीक, इसमें ग्रेटर देन आ रहा है, इसको भी छोड़ दें। इसमें लेस देन आ रहा है, ये भी ठीक, इसमें लेस देन आ रहा है, ये भी ठीक, इसमें लेस देन आ रहा है, ये भी ठीक, इसमें लेस इक्वल टू आ रहा है, ये भी ठीक। यानी कि तमाम केसेस पॉसिबल हो गए, सिर्फ ये वाला नहीं यहाँ पे मसला कर रहा है, वो वाला केस। ठीक है, यानी कि ये वाला केस हमारे पास एक प्रॉब्लम कर रहा है, ये वाला केस। ये वाला केस क्या था, ये था 1 वैल्यू कब आई, जब x नॉट इक्वल टू वाई था। फिर आगे आ गया 0 जब x इक्वल टू जी था, और फिर आ गया प्लस, फिर आ गया हमारे पास प्लस, फिर 0 जब z इज इक्वल टू वाई था। यानी कि ये वाला केस हमारे पास आ गया, z इज इक्वल टू वाई था। ठीक है, इसको सही करके लिख लेते हैं, जब z इज इक्वल टू वाई था। अब ये वाला केस आ रहा है हमारे पास इस तरह। अगर यहाँ पे आप थोड़ा सा गौर करें तो ये कंडीशन क्या है, ये कंडीशन है x नॉट इक्वल टू वाई।
ये कंडीशन और ये कंडीशन क्या कहती है, x इज इक्वल टू जी के है और z आगे y के इक्वल है, यानी कि x इज इक्वल टू वाई। यहाँ पे x इज इक्वल टू वाई आ रहा है और यहाँ पे x नॉट इक्वल टू वाई आ रहा है। तो यानी कि असल में देखें तो ये चीज़ें कभी भी आपस में पॉसिबल नहीं है कि x नॉट इक्वल टू वाई भी हो और x इक्वल टू भी वाई हो और हम इनको एक ही केस में डिस्कस करते हो। ठीक है, तो ये केस ही पॉसिबल नहीं था बनता, तो इसके आगे लिख देंगे इनवैलिड केस। ये क्या होगा, ये इनवैलिड केस होगा। ये दोबारा समझिएगा बात को, मैंने सिर्फ ये कहा था, यहाँ पे कंसेप्ट समझाने लगा हूँ कि डी एक्स कोमा वाई की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक वन और एक ज़ीरो। मैंने कहा था डी एक्स कोमा जी की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक वन और ज़ीरो। मैंने कहा था डी जी कोमा वाई की दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक वन और ज़ीरो। इन पॉसिबिलिटीज़ की बिना पे मैंने 8 कंडीशंस बना दी, कितनी 8 केसेस बना दिए। अब उन 8 केसेस में से एक केस ऐसा आ गया, एक केस ऐसा आ गया जो कि इन कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, यानी कि जो हम बाद में कंडीशन लगा रहे हैं ना कि वन कब आना है, ज़ीरो कब आना है। ठीक है, अगर मैं कंडीशन ना लगाता कि वन कब आना है, ज़ीरो कब आना है, अपनी मर्जी से जब मर्जी ज़ीरो ले लेता, अपनी मर्जी से जब कभी वन ले लेता, फिर ये टोटल 8 कंडीशंस बनती थी। ठीक है, मैंने पहले 8 की 8 सारी कंडीशंस बनाई, फिर मैंने देखा कि एक केस इनवैलिड केस है। इनवैलिड केस का मतलब क्या है कि वो बनता ही नहीं था। क्यों नहीं था बनता, क्योंकि हम तो सारी कंडीशंस नहीं लेके चल सकते, हम वो कंडीशन लेके चलते हैं कि जब वन आए तो वो नॉट इक्वल में हो, ज़ीरो आए इक्वल टू है। तो ये कंडीशन जब हमने लगाई तो हमारे पास ये वाला रिजल्ट बन रहा है जो कि पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये केस ही नहीं था बनता, 7 केस बनते थे। अब हो सकता है कि 7 के अलावा कोई और केस भी हो जो ना बनता हो, यानी कि हो सकता है पहला भी इनवैलिड केस हो, लेकिन हमें बाकियों से गर्ज नहीं है। क्यों, क्योंकि बाकी तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, हमें उसको देखना पड़ेगा जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा था। ठीक है, हमने उसको देखना है जो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करता था, हमने उसको देखा तो वो तो केस बनता ही नहीं था, मैंने अभी एक्स्ट्रा बना दिया। एक्स्ट्रा इसलिए बनाया ताकि आपको क्वेश्चन की समझ आ सके कि हमने 7 केसेस क्यों उठाए हैं, एक क्यों नहीं उठाया, तो मैंने आपको बता दिया है क्यों, इस वजह से। ठीक है, ये इनवैलिड केस है। बनाने को हम ये भी केस बना सकते थे, लेकिन इस वजह से नहीं बनाया क्योंकि ये इनवैलिड केस है, कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता। क्योंकि जिन चीज़ों को हम कंपेयर कर रहे हैं उसमें एक तरफ एक्स नॉट इक्वल टू वाई है और एक तरफ एक्स इक्वल टू वाई है, ऐसा कभी पॉसिबल है नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये राफमल, उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अब ये हमारा क्या प्रूव हो गया, ये एक केस था, इसके लिए भी फिर हम कर देते हैं टिक, क्योंकि ये तो इनवैलिड केस है, ये टिक लगा के हम कह देते हैं इनवैलिड केस, इनवैलिड केस। और देखें तो सभी के लिए क्या आ रहा है, लेस देन और इक्वल टू आ रहा है, तो हमारे पास ये ट्रायंगुलर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, एक छोटा सा प्यारा सा जुमला जिसको हम कहते हैं हैंस प्रूव्ड। ठीक है, क्या प्रूव हो गया, वो ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी जो है वो प्रूव हो गई। किसी बच्चे का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो लास्ट में पूछिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी, जिसमें हमने डिस्क्रीट मैट्रिक्स स्पेस को मैट्रिक्स स्पेस साबित किया। इसके साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।